आज हम बाबर के बारे में पढ़ेंगे। बाबर ने किस प्रकार से मुगल वंश इस्टेब्लिश्ड किया था और बाबर की प्रारंभिक क्या क्या कठिनाइयाँ थी। और इसके साथ साथ हम ये भी पढ़ेंगे कि बाबर ने किस प्रकार भारत में मुगल वंश की स्थापना की और किन किन संघर्ष और स्ट्रगल का उसे सामना करना पड़ा। उसकी तमाम चुनौतियों का एक हम सारगर्भित अध्ययन करेंगे, जो न केवल कंपटीशन के लिए अपितु सामान्य कॉलेज स्तर की एग्जाम में भी काफ़ी यूनिक होने वाला वीडियो। चलिए हम चलते हैं। बाबर बाबर उज्बेकिस्तान के फरगना का रहने वाला था, जिसका जन्म 14 फरवरी 1487 को हुआ था, वैलेंटाइन डे के दिन। बाबर का जन्म वैलेंटाइन डे के दिन हुआ था 14 फरवरी को और 1483 को। उसके पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था और माता कुतलुग निगार खानम थी। उसकी माता चंगेज खान की 14वें वंशज में आती थी और उसके पिता उमर शेख मिर्जा तैमूर खान के 5वां वंशज में आते थे। इसलिए बाबर पितर पक्ष से तैमूर का 5वां वंशज था और मातर पक्ष से चंगेज खान की 14वां वंशज था। इसलिए बाबर की रगों में मंगोलों और तुर्कों दोनों का खून दौड़ता था। अर्थात बाबर की रगों में मुगलों और तुर्कों का दोनों का रक्त बहता था। इसलिए बाबर को बहादुर के नाम से भी, बहादुर के रूप में काफी प्रचलित है। मुगल शब्द तुर्क व मंगोल शब्द से बना है, जिसका अर्थ है बहादुर। आगे बाबर 11 वर्ष 4 माह की आयु में फरगना का शासक बनता है, जून 1494 को। अब इसके समय में प्रारंभ से ही बाबर के सामने अनेक कठिनाइयां सामने आई। एक तो उसकी उम्र कम थी, दूसरी तरफ उसके पिता के शत्रु थे, इस कारण उसे प्रारंभ से ही चुनौती मिलती थी। बाबर का एक स्वप्न था कि वह समरकंद को जीते, और समरकंद की इम्पोर्टेंस ही उसके लिए इस बात पर थी क्योंकि समरकंद तैमूर की राजधानी थी। इसलिए समरकंद को जीतना वो अपने आप को गौरवान्वित महसूस करना चाहता था। इसलिए उसके प्रारंभिक अभियान समरकंद की तरफ थे। समरकंद आधुनिक उज्बेकिस्तान के पश्चिमी दिशा में स्थित है। ये फरगना है और ये समरकंद है। इसलिए बाबर ने अपने प्रारंभिक अभियान समरकंद की ओर किए। पहला अभियान असफल हुआ, उसके बाद में निरंतर असफलता के बावजूद भी वो अभियान करता रहा। पहला अभियान उसने 1496 में समरकंद पर किया, जो असफल हुआ। फिर अगले साल 1497 में समरकंद को जीता और उसने 100 दिन तक शासन किया, लेकिन वापस उसके हाथ से समरकंद ही नहीं अपितु फरगना भी उसके हाथ से चला जाता है। अब बाबर 1-2 साल इधर उधर भटकने लग गया। इसके बाद में 1501 में उसने समरकंद पर वापस अभियान किया और समरकंद को जीतता है। समरकंद में 8 महीने के लिए वो शासन करता है, लेकिन समरकंद में उज्बेक सरदार था शेबानी खान, उसके साथ उसका सरायपुल का युद्ध होता है, जिसमें बाबर शेबानी खान से हार जाता है। इस कारण बाबर को शेबानी खान ने समरकंद में घेर लेता है और उसके साथ एक समझौता होता है। उस समझौते में बाबर ने अपनी बहन खानजादा बेगम को शेबानी खान से विवाह करवा दिया। इस कारण बाबर को वहां से जाने दिया। अब बाबर के पास न फरगना था न समरकंद था, इसलिए बाबर अब पश्चिम की ओर न जाकर पूर्व की ओर, पश्चिम की ओर न जाकर पूर्व की ओर उसने अभियान करना शुरू किया। 1504 में उसने काबुल पर आक्रमण किया और 1504 में काबुल को उसने जीता। और काबुल को जीतने पर उसको भटकने के दिन थोड़े उसके कम हुए। उसके बाद उसने गजनी को भी जीत लिया और आगे चलकर उसने 1507 में बादशाह की उपाधि धारण की। 1507 में बाबर ने बादशाह की उपाधि धारण की। इसके बाद में उसने, उसका एक पहले वाला स्वप्न था समरकंद जीतना, इसलिए उसने एक बार फिर से तीसरी बार समरकंद को 1511 में जीता और 1511 में समरकंद को जीत लिया। लेकिन 1 साल के बाद में समरकंद में उबैदुल्ला खान से बाबर 1512 में हार जाता है और समरकंद वापस उसके हाथ से निकल जाता है। ये बाबर की बार बार समरकंद से असफलता हमें इस बात की शिक्षा देती है कि हमें किसी भी चीज में हार नहीं मानना चाहिए। और हमें हार, इतिहास इस बात का साक्षी है कि जिसका जितना संघर्ष मजबूत होगा उसका वजूद आगे जाकर उतना ही मजबूत होगा।
अब हम बाबर की बात करते हैं कि उसने भाट पर कितने आक्रमण किए। उसने भाट पर 5 आक्रमण किए प्रारंभ से ही। 5वां आक्रमण उसका पानीपत का मैदान, पानीपत का युद्ध था। बाबर ने भारत में पहला आक्रमण किया था 1519 में बाजौर, और बाजौर में बेहरा किला था, उसको जीता 1519 में। उसके बाद अगला उसका आक्रमण, दूसरा आक्रमण भी 1519 में ही था, पेशावर जो कि पाकिस्तान में पड़ता है, वहां पर किया। अब आगे चलकर 1520 में बाबर ने अपना तीसरा अभियान बाजौर व पंजाब के सियालकोट पर करता और काफी सफल रहा है इसमें। इस तरह बाबर ने अपना चौथा अभियान 1524 में लाहौर व दीपालपुर पर किया, जो उसकी चौथा आक्रमण था। अब लाहौर और दीपालपुर का गवर्नर था दौलत खान लोधी। दौलत खान लोधी का दिल्ली के लोधी वंश के शासक इब्राहिम लोधी के साथ मतभेद था, क्योंकि बिहार में उपद्रव हुआ, इसलिए इब्राहिम लोधी ने दौलत खान लोधी को सेना भेजने के लिए कहा, लेकिन दौलत खान लोधी ने स्वयं ने जाकर अपने बेटे दिलावर खान को उसकी सहायता के लिए भेज दिया। इससे इब्राहिम लोधी नाराज हो गया, इसलिए इब्राहिम लोधी ने दौलत खान लोधी को सबक सिखाना चाहा। इसलिए दौलत खान लोधी बाबर को भारत पर आक्रमण करने का आमंत्रण, इनविटेशन देता है। एक तरफ तो सबसे पहले दौलत खान लोधी ने बाबर को भारत पर आक्रमण करने का इनविटेशन दिया, तो दूसरी ओर बाबर का चाचा था जिसका नाम आलम खान लोधी था, इसने भी बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए उकसाया था, कहा था। इसके बाद में कुछ बाबरनामा जो कि बाबर की आत्मकथा थी, उसमें हमें ये जानकारी मिलती है कि राणा सांगा ने भी बाबर से दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए कहा था, लेकिन इसकी साहित्यिक पुष्टि केवल बाबर द्वारा लिखित बाबरनामा से ही होती है। अब आगे चलकर हम ये चर्चा करते हैं कि बाबर ने पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को लड़ा था। उसकी पृष्ठभूमि पहले से ही तैयार हो गई थी, क्योंकि बाबर यहाँ तक उसका अधिकार हो गया था, बाबर का लाहौर दीपालपुर तक, ये दीपालपुर है यहाँ पे और ये लाहौर है, यहाँ तक ये एरिया बाबर के अधिकार में हो गया। इसलिए 3-4 अन्य कारण थे जिसके कारण पानीपत में इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। अब हम ये चर्चा करते हैं कि पानीपत में ही अनेक युद्ध क्यों लड़े गए। पानीपत में युद्ध लड़ने के 3-4 कारण है। पहले कारण, पानीपत में विशाल समतल मैदान था। दूसरी ओर पानीपत में वहां पर अच्छे खासे लोहार जो तलवार शस्त्र बनाने में निपुण थे, उसकी आसानी थी। तीसरा कारण थे कि दिल्ली के नजदीक होना, पानीपत का मैदान या पानीपत क्षेत्र दिल्ली के नजदीक था, निकट था, इसलिए अनेक युद्ध पानीपत में हुए थे। अब पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 में बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच होता है, जिसमें बाबर ने अपनी अनेक वार पॉलिसी का इस्तेमाल किया। जैसे उसने उज्बेकों से तुलुगमा पद्धति सीखी और उस्मानी पद्धति उसने उज्बेकों से सीखी। तीसरी थी तुर्की के कुस्तुनतुनिया के तुर्कों से उसने तोपखाने का प्रयोग सीखा और ईरानियों से उसने बंदूकों और बंदूकियों का प्रयोग करना सीखा, तथा अपने सजातीय तुर्कों से उसने घोड़ों का किस तरह से सफल संचालन किया जाए, इस तरह की शिक्षा ग्रहण की थी। और इन तीनों चारों वार पॉलिसी का उसने पानीपत के मैदान में अच्छी तरह से इस्तेमाल किया। पानीपत के मैदान में बाबर की सेना लगभग 12,000 थी, तो दूसरी ओर इब्राहिम लोधी की सेना 1 लाख थी। तो इससे कूटनीति और वार पॉलिसी के तहत ही बाबर जीतने में सफल रहा। बाबर ने तुलुगमा पद्धति का इस्तेमाल किया, तोपखाने का प्रयोग किया, और तोपखाने का प्रयोग, तोपखाने का जो नेतृत्व करता था वो उस्ताद अली कुली खान था और मुस्तफा रूमी था। अब हम ये चर्चा करते हैं इब्राहिम लोधी की ओर से ग्वालियर का विक्रमजीत भी लड़ता हुआ मारा गया, और इब्राहिम लोधी दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जो युद्ध स्थल में मारा गया। और इस जीत पर बाबर ने ये कहा कि अब काबुल की गरीबी मिट गई है, अर्थात अब काबुल की गरीबी नहीं रही। और इस जीत की खुशी में बाबर ने काबुल में सभी को 1-1 चांदी का सिक्का दान किया, और इस
चांदी का सिक्का दान किया और उस चांदी के सिक्के का नाम था शाहरुखी। और इस दानवीरता के कारण बाबर को कलंदर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कलंदर, कलंदर कहा जाता है। अब हम अगला चर्चा करेंगे खानवा का युद्ध में, जो 16 और 17 मार्च 1527 को हुआ। खानवा का मैदान भरतपुर की रूपवास तहसील में, भरतपुर की रूपवास तहसील में खानवा का मैदान आता है। ये खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ। बाबर ने अपनी आत्मकथा में लिखा कि उत्तर भारत में उस समय शक्तिशाली राजा राणा सांगा था, जिसके दरबार में 7 उच्च कोटि के राजा, 9 राव तथा 104 सरदार रहते थे। और बाबर ने यह भी लिखा है कि उसकी मुल्क की आय 10 करोड़ थी। और बाबर ने यह भी बताया कि यदि राणा सांगा के 3 उत्तराधिकारी राणा सांगा की तरह होते तो शायद मैं भारत में मुगल वंश की स्थापना नहीं कर पाता। तो हम चर्चा करेंगे खानवा के युद्ध में सांगा की ओर से लड़ने वाले अनेक हिंदू और मुस्लिम योद्धाओं के नाम। जैसे सांगा की ओर से महमूद लोधी लड़ा था, जो महमूद लोधी इब्राहिम लोधी का भाई था। चंदेरी का मेदिनी राय था। और मेवात का हसन खान मेवाती था। जोधपुर से मालदेव राव गंगा का बेटा मालदेव सेना लेकर आया था। और बिजोलिया का अशोक परमार था। आमेर से पृथ्वीराज आया था। और देवलिया का बाघ सिंह, जो प्रतापगढ़ में आता है, वो देवलिया का बाघ सिंह। और सिरोही का अखेराज सोनगरा, जालोर का अखेराज सोनगरा राणा सांगा की सहायता के लिए एकजुट होकर इस खानवा के मैदान में आते हैं। अब बाबर ने पानीपत का युद्ध तो आसानी से जीत लिया, लेकिन खानवा का युद्ध जीतने के लिए उसे काफी मेहनत करनी पड़ी। उस समय एक ज्योतिषी था मोहम्मद शरीफ, जिसने भविष्यवाणी की थी कि इस युद्ध में बाबर की पराजय होगी। इसलिए और अनेक अन्य कारण थे, जिसमें बाबर ने अपने सैनिकों का उत्साहवर्धन करने के लिए और काफी धर्मोपदेश दिए। उसने ये कहा कि शराब मैं कभी भी नहीं पीऊंगा। और उस समय शराब के सारे बर्तन तोड़ दिए गए सैनिकों के सामने। और उसने मुसलमानों पर लगाए जाने वाला तमगा कर, जो कि आयात शुल्क था, उसको भी उसने समाप्त करने का वचन दिया। अब बाबर ने अपने तोपखाने और बंदूकों का इस तरह से इस्तेमाल किया और तुलुगमा पद्धति का इस्तेमाल किया, जिसमें इस युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया। और जीतने के बाद बाबर ने राजपूतों की सिरों की एक ढेर लगाया उस और गाजी की उपाधि धारण की। अब खानवा के युद्ध में जीतने के कारण बाबर के बारे में एक हिस्टोरियन ने लिखा है कि खानवा की जीत से बाबर के इधर उधर भटकने के दिन समाप्त हो गए। और ये स्टेटमेंट था रसब्रूक विलियम्स का। खानवा के युद्ध में जो सबसे महत्वपूर्ण युद्ध था बाबर के लिए, क्योंकि एक चुनौतीपूर्ण युद्ध भी था ये। आगे चलते हैं हम चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध 29 जनवरी 1528 को चंदेरी, जो कि मालवा और बुंदेलखंड की सीमा में पड़ता है और आधुनिक भोपाल से 40 मील दूर पड़ता है। चंदेरी का राजा उस समय मेदिनी राय था। और इस चंदेरी का महत्व ये था कि ये मालवा और बुंदेलखंड की सीमा पर स्थित रहा और काफी राजनीतिक सामरिक महत्व का केंद्र था। बाबर और मेदिनी राय के बीच चंदेरी का युद्ध 29 जनवरी 1528 को होता है, जिसमें बाबर की जीत होती है। बाबर ने 2 युद्धों में जिहाद का नारा दिया, एक खानवा का युद्ध और दूसरा चंदेरी का युद्ध। चंदेरी के युद्ध में बाबर की तरफ से शेरशाह सूरी ने भाग लिया। और इस समय शेरशाह सूरी का एक प्रसिद्ध स्टेटमेंट है, जो कई एग्जाम में पूछा जाता है कि चंदेरी के युद्ध में शेरशाह बाबर की तरफ से लड़ा। और उसने अपना एक प्रसिद्ध स्टेटमेंट दिया, जो ये था कि यदि भाग्य ने मेरा साथ दिया तो मैं मुगलों को एक दिन भारत से बाहर खदेड़ दूंगा, क्योंकि इनकी वार पॉलिसी हमसे श्रेष्ठ नहीं है, हम पठानों से श्रेष्ठ नहीं है। इस तरह बाबर ने चंदेरी का मैदान भी फतेह कर लिया। अब अगला मैदान था घाघरा का युद्ध। ये घाघरा का युद्ध घाघरा नदी पर लड़ा गया युद्ध था। जल और थल पर लड़ा जाने वाला भारत का प्रथम युद्ध था। इसमें जो इब्राहिम लोधी का भाई महमूद लोधी था, वो खानवा के युद्ध के बाद भागकर बिहार में चला जाता है और बिहार का शासक बन बैठता है। और बिहार का शासक बनने के बाद उसने बंगाल के नुसरत शाह से संधि की और नुसरत शाह
और महमूद लोदी और इनके साथ शेरशाह सूरी था। ये तीनों आकर घाघरा के मैदान में बाबर से लड़ने के लिए आ गए और बाबर अपनी पूरी तैयारी के साथ घाघरा के मैदान में जंग लड़ने के लिए आता है। और ये पहला युद्ध था जो जल और थल में लड़ा गया था। बाबर की इसमें जीत हुई और बाबर ने अपनी कूटनीति का इस्तेमाल करते हुए नुसरत शाह से संधि कर ली और शेरशाह सूरी यहाँ से भाग गया। अब ये सब युद्ध बाबर के रहे और बाबर ने 26 दिसंबर 1530 को बाबर की डेथ हो गई। और बाबर की डेथ के बारे में भी अलग अलग हिस्टोरिकल सोर्स मिलते हैं। जैसे गुलबदन बेगम द्वारा रचित हुमायूंनामा में हमें ये साक्ष्य मिलता है, इब्राहिम लोदी की माँ ने जहरीली खीर बाबर को खिलाई थी, अर्थात एक खीर खिलाई जिसमें जहर था और उस जहरीली खीर खाने से बाबर की मृत्यु हो गई। कुछ हमें ये साक्ष्य मिलते हैं कि बाबर ने शराब पीने का आदी था, अफीम खाने का शौकीन था, इसलिए उसकी डेथ शराब अफीम खाने से हो गई थी। बाबर न केवल एक योद्धा था, एक प्रशासक था, अपितु वो एक साहित्यकार भी था। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुर्की भाषा में लिखी जिसका नाम बाबरनामा है और उसकी एक फारसी पद्य शैली थी मुबायान शैली का आरंभकर्ता भी बाबर ही था। बाबर ने खत-ए बाबरी नाम से एक अन्य पद्य रचना रची थी। इस प्रकार बाबर का ये पूरा जीवन काल रहा और बाबर से इस प्रकार उसने मुगल डायनेस्टी को 1526 में इस्टेब्लिश करता है और मुगल डायनेस्टी जो 1526 में इस्टेब्लिश होती है और 1857 तक अंग्रेजों के 1857 तक चलती है। लेकिन मुगल वंश 1526 से 1707 तक काफी प्रभावशाली शक्तिशाली रहा। ये वीडियो काफी यूनिक होने वाला है, न केवल कंपटीशन के लिए, अभी तो कॉलेज स्तर के यूनिवर्सिटी के एग्जाम के लिए भी काफी यूजफुल होने वाले। थैंक यू।